Good morning, students. Welcome to Learn English with Pradeep online classes. I am Pradeep कुशवाहा. नरेशन की आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस, अर्थात निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस को हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाना है। आज की इस क्लास में हम इसका अध्ययन करेंगे। तो इसके पहले हम लोग जानते हैं इम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। इम्फैटिक इम्परेटिव्स, तो यहीं से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की शुरुआत यहीं से करते हैं। इम्फैटिक इम्परेटिव, कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस के पहले डू का प्रयोग वाक्य को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। फिर से एक बार देखते हैं। कुछ इम्परेटिव सेंटेंसेस के पहले डू का प्रयोग वाक्य को जोरदार बनाने के लिए किया जाता है। ऐसे वाक्यों को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए वाक्य में प्रयुक्त डू को हटा देते हैं और अन्य परिवर्तन जो हमने लास्ट की क्लास में बताई थी वही परिवर्तन होने हैं। ठीक है, तो आप लोग आप लोग के लिए ये वर्ड नया तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी एक्सप्लेन करना आवश्यक है। इम्फैटिक से क्या तात्पर्य है? इम्फैटिक मीन्स होता है एक प्रकार से शब्द को जोरदार बनाना। इम्फैटिक दबाव डालना, प्रभावशाली बनाना। जैसे नॉर्मली हम लोग अगर बोलते हैं डू योर वर्क, अपना काम करो। जैसे हमने बोला लर्न योर लेसन, अपना पाठ याद करो। डू लर्न योर लेसन, तो शब्दों को जोर देकर बोला गया है, एक प्रकार से ऑर्डर की तरह बोला गया है। हाँ, जैसे एक और हम लोग एग्जांपल ले लें, डू कंप्लीट योर होमवर्क, अपना काम अवश्य पूरा करो, अर्थात जोर देकर कहा गया है। अगर हम लोग नॉर्मली बोलें तो कंप्लीट योर वर्क, लर्न योर लेसन, कम हियर, लेकिन अगर उसको एम्फैटिक में बोलना है, दबाव डाल करके बोलना है, तो डू कम हियर, डू लर्न योर लेसन, डू कंप्लीट योर लेसन, डू कंप्लीट योर फेयर कॉपी, डू कंप्लीट योर SWRCW। तो इस प्रकार से ये वर्ड्स, ये सेंटेंसेस एम्फैटिक होते हैं, तो इन्हीं को एम्फैटिक इम्परेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो ऐसे सेंटेंस अगर आ जाए आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए, तो उन्हें कैसे चेंज करेंगे, थोड़ा इसके विषय में जान लेते हैं विथ एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल्स आपके स्क्रीन पर लिखे हुए हैं, इन एग्जाम्पल्स के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे ये लिखा हुआ है, इम्परेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है डू कम टुमारो। ये यहाँ पर देखिए डू से शुरुआत हो रही है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये इम्फैटिक वर्ड है। एक प्रकार से सेंटेंस को जोरदार बनाने के लिए डू का प्रयोग पहले कर दिया गया है। चलिए, जैसे लिखा हुआ है डायरेक्ट नरेशन में, ही सेड टू मी डू कम टुमारो, ही सेड टू मी डू कम टुमारो। अब देखिए इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में। तो हमने पढ़ा था जैसे ये भाव है, एक प्रकार से बात कह रहा है, इम्फैटिक वे में कह रहा है, तो ही आस्क्ड, उसने कहा, या आप चाहें तो उसमें रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी। क्लियर है ना? सेड टू बदलेगा हमारा भाव के अनुसार। भाव हमारा जो है एक प्रकार से रिक्वेस्ट टाइप में भी हो सकता है, या फिर आस्क्ड, कुछ कहा जा रहा है इम्फैटिक तरीके से, दबाव डाल करके कहा जा रहा है। ऑर्डर भी लिख सकते हैं, बट इट्स नॉट गुड टू यूज़ हियर। तो यहाँ पर आप चेंज करोगे तो ही आस्क्ड या ही रिक्वेस्टेड मी। हमने आपको बताया था लास्ट की क्लास में कि कनेक्टिंग वर्ड के रूप में इम्परेटिव सेंटेंस में टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग? कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं। ये कंजंक्शन टू का प्रयोग करते हैं, ये हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया। ये हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब को हम लोग चेंज करते हैं किससे? रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के भाव के अनुसार। तो इसका भाव जो है रिक्वेस्ट या कुछ कह रहे हैं नॉर्मली, तो ही आस्क्ड या रिक्वेस्टेड मी, यहाँ पे कंजंक्शन टू लगा दिया, टू। इसके बाद हम जानते हैं टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, टू कम। और हमने पढ़ा था टुमारो, टुमारो को हम चेंज करते हैं द नेक्स्ट डे में। कब चेंज करेंगे? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी, तो टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में। तो पूरा सेंटेंस हमारा बन जाएगा ही आस्क्ड या रिक्वेस्टेड मी टू कम द नेक्स्ट डे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं, ही सेड टू मी डू सिंग इट अगेन। नॉर्मली लिखते क्या होता? सिंग इट अगेन, इसको पुनः गाइए, लेकिन डू सिंग इट अगेन, अर्थात हम जोर देकर कह रहे हैं, ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि नहीं भैया आप गा ही दीजिए फिर से। ठीक है ना? इसको चेंज करने के लिए तो सेंटेंस हमारा है ही सेड टू मी डू सिंग इट अगेन। अब देखो इसको चेंज करेंगे तो ही रिक्वेस्टेड मी टू, इतना तो क्लियर है आपको? आ गया, ही रिक्वेस्टेड मी टू, क्लियर है? सिंग इट अगेन,
इट को इट में रहेंगे, मैंने बताया था लास्ट क्लास में, और अगेन तो अगेन ही रहेगा, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा ही रिक्वेस्टेड मी टू सिंग इट अगेन। उसी प्रकार से थर्ड एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ही सेड टू हिम डू हैव अ कप ऑफ टी। यहाँ पर भी देखिए एम्फैटिक यूज किया गया है, ही सेड टू मी डू हैव अ कप ऑफ टी। इसको आपको चेंज करना है इनडायरेक्ट नरेशन में, तो इसको चेंज करते समय कैसे लिखेंगे भाई, इतना तो आपको मालूम है, ही रिक्वेस्टेड हिम टू, ही रिक्वेस्टेड हिम टू। इसके बाद डू को हम लोग हटा देते हैं, मैंने बताया था अभी आपको कि डू को लोप कर देते हैं, डू को हटा देते हैं, तो ही रिक्वेस्टेड मी टू हैव अ कप ऑफ टी। आपको हैव को हैड में नहीं चेंज कर देना है कि आप लोग बोलो ये तो हमारा परफेक्ट टेंस में है, परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट को हम लोग बदलेंगे पास्ट परफेक्ट में, हैज़ और हैव को हैड में चेंज कर देते हैं, नहीं, यहाँ पर आपको इसको चेंज नहीं करना है। हमारा नियम कहता है हमेशा टू के बाद टू प्लस V1 होता है, V1 समझते हैं ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, 5 फॉर्म इसको बना सकते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। कैसे, जैसे गो है तो गो फर्स्ट V1 हो गया, वेंट V2 हो गया, गॉन V3 हो गया, गोइंग V4 हो गया, और गोज होता है ना, गो और गोज प्रेजेंट डेफिनिट टेंस में वर्ब में एस एस लगाते हैं, इसको हम लोग V5 कह सकते हैं बट नॉट श्योर। आपको अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखने के लिए V5 मान लेना है उसको। तो ठीक है, हम यहाँ पर देखते हैं, तो हमारा इनडायरेक्ट नरेशन हो जाएगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू हैव अ कप ऑफ टी। क्लियर है, चलिए एग्जाम्पल नंबर 6 देखते हैं। आई सेड टू हर डू हैव प्रैक्टिस, ही सेड टू हर डू हैव प्रैक्टिस। यहाँ पर भी वही है, ही आस्क्ड या रिक्वेस्ट ही। अब यहाँ पर देखो डू हैव प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जारी रखो, ठीक है ना, वो कह रहे हैं या पूछ रहे हैं कि आप प्रैक्टिस करना जारी रखे हैं ना, तो यहाँ पर चेंज करेंगे तो ही आस्क्ड हर टू हैव प्रैक्टिस, ही आस्क्ड हर, या ही सेड कर सकते हैं, आस्क्ड के स्थान पर आप सेड भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी आस्क्ड लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, इसको आप चेंज कर सकते हैं, ही आस्क्ड हर टू हैव प्रैक्टिस, उसने उससे पूछा या कहा टू हैव प्रैक्टिस, प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पर हमने कहा था कि सेड, आस्क्ड या रिक्वेस्टेड में इसको चेंज कर सकते हैं। उसी प्रकार हमने यहाँ पर हमने अभी कुछ एग्जांपल्स में रिक्वेस्टेड में किया, और इस एग्जांपल में हम लोग इसको आस्क्ड में चेंज कर लेते हैं। तो आई आस्क्ड हर टू हैव प्रैक्टिस। क्लियर है ना, याद रखिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, इसी का एक और रूल है, अगला रूल देख लीजिए। जब डू का प्रयोग एम्फेसिस के लिए ना होकर अन्य वर्ब के समान हो, याद रहेगा ना, जब डू का प्रयोग एम्फेसिस के स्थान पर वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया हो, क्रिया के रूप में प्रयोग किया गया हो, तब डू का लोप नहीं करते हैं। आगे ये सब एग्जाम्पल में क्या था, इन सब एग्जाम्पल्स में एम्फेसिस के रूप में यूज़ किया गया था, तो डू को हटा दिया गया था। लेकिन हम जो अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, इनमें डू का प्रयोग वर्ब के रूप में हुआ है। किस रूप में हुआ है, वर्ब, क्रिया के रूप में हुआ है। एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, जैसे डायरेक्ट नरेशन है, ही सेड टू मी डू दिस एट वंस, ही सेड टू मी डू दिस एट वंस, उसने मुझसे कहा डू दिस एट वंस, यह तुरंत करो। ओके, अब देखो आस्क्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं, यहाँ टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं ना, कह रहे हैं चूँकि बोल रहे हैं, आप इसको ऑर्डर भी लगा सकते हो भाव के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना होता है, तो आप उसको अपने भाव के अनुसार चेंज कर सकते हो। नो प्रॉब्लम इज देयर एंड नो बडी विल इंटरप्ट यू ऑन यूजिंग इट। तो इसका इनडायरेक्ट नरेशन में जाएगा, ही आस्क्ड मी से टू बदल दिया हमने आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी टू, ठीक है ना इतना। अब डू हमने क्या कहा था, वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो यहाँ पर डू वर्ब के रूप में यूज़ हुआ है, तो डू को डू में रख देंगे, या नहीं कि डू को आप डिड में चेंज कर दो। आपने पढ़ा था डू और डस को जब चेंज करते हैं डिड में कर देते हैं, नहीं, यहाँ पर नहीं करना है, वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग हुआ था। ये इम्परेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, इम्परेटिव सेंटेंस में वर्ब के रूप में प्रयुक्त हुआ है, और टू के बाद आ रहा है, इसलिए इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। तो ही आस्क्ड मी टू डू, हाँ अब हमने पढ़ा था जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होगी तो दिस को दैट में चेंज कर देते हैं। यहाँ पर हमने दिस को दैट में चेंज कर दिया है, तो इसको पूरा बनाएंगे तो हो जाएगा ये, पूरा बनाएंगे तो चेंज जाएगा, ही आस्क्ड मी टू डू
at once. To do that at once. He asked me to do that at once. एग्जाम्पल नंबर 2 देख लीजिए, उसी प्रकार से लिखा हुआ है She said to us, do whatever you like. आप देखिए वही पुराना रूल्स हमारा है, He told us to do whatever. आप देखो you सेकेंड पर्सन बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार. ऑब्जेक्ट क्या है? अस ऑब्जेक्टिव केस में है, ऑब्जेक्टिव केस में है और इसको आपको चेंज करना है ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखना है, सॉरी सब्जेक्ट के रूप में इसको रखना है. तो अस को सब्जेक्टिव केस में वी हो जाता है, तो यहाँ पर वी हो गया है. तो पूरा मिलाकर के हो जाएगा शी टोल्ड अस टू डू व्हाट एवर वी लाइक्ड. अब चूंकि ये पास्ट टेंस में है तो इसका टेंस बदलेगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो लाइक को हम लोग लाइक्ड में चेंज कर देते हैं. तो पूरा हो जाएगा शी टोल्ड अस टू डू व्हाट एवर वी लाइक्ड. क्लियर है ना? ओके, वेरी गुड. अब हम लोग लौट करके आते हैं निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस में. निगेटिव इम्परेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे चेंज करना है, आज हम लोग इसको भी जानेंगे. तो आइए शुरुआत करते हैं इसके रूल से. यदि इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में टू के बदले नॉट टू लगा देते हैं. याद रहेगा आपको, यदि इम्परेटिव सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, किससे शुरू होता है? डोंट से शुरू होता है, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टू के बदले नॉट टू कर देते हैं. ठीक है ना? डू को हटा देते हैं और नॉट टू का प्रयोग करते हैं. ठीक है ना? या फिर इसके स्थान पर रिपोर्टिंग वर्ब को फॉरवर्ड में बदल देते हैं. दो तरह से बना सकते हैं, इसको हटा करके नॉट टू का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर रिपोर्टिंग वर्ब को हम लोग फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं. और फॉरवर्ड अपने आप में नेगेटिव सेंटेंस, फॉरवर्ड मीन्स मना करना, इनकार करना, रोकना, तो अपने आप में नेगेटिव हो गया, तो आपको फिर नॉट टू का प्रयोग नहीं करना चाहिए. इस तरह से आपको बनाना है. तो चलिए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. ठीक है ना? जैसे ये लिखा हुआ है डोंट शाउट इन द क्लास. क्लास में शोर मत करो. डोंट शाउट, शुरुआत कैसे हो रही है इम्परेटिव नेगेटिव सेंटेंस की? डोंट से. वही लिखा है ना डोंट, इसका प्रयोग कैसे करेंगे? नॉट टू लगा देते हैं. चलिए इसको हमको चेंज करना है. तो ही टोल्ड मी, तो ही आस्क्ड मी. अब कंजंक्शन का प्रयोग करना है, तो हम लोग यहाँ पर टू लगाएंगे, लेकिन टू के पहले नॉट लगा देंगे ना, ये नॉट टू. चलो तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लास. बस इतने का खेल है, ये और नॉट टू. ठीक है ना? डोंट के स्थान पर नॉट टू लगा देते हैं. और टू तो हमारा कंजंक्शन के रूप में कनेक्टिंग वर्ड है, ये केवल नॉट है, तो डू को हटा देंगे और नॉट को यहाँ रख देते हैं, टू के पहले रख देते हैं. ठीक है ना? तो क्या याद रखिएगा, नॉट प्लस टू, अर्थात टू तो लगाते हैं और टू के पहले हमको नॉट लगा देना है, हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बन जाएगा. तो ही टोल्ड मी डोंट शाउट इन द क्लास, हो जाएगा ही आस्क्ड मी नॉट टू शाउट इन द क्लास. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, या फिर इसको एक और प्रकार से बना सकते हैं. मैंने कहा था ना फॉरवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं, और फॉरवर्ड चूंकि पास्ट टेंस में है, ये आस्क्ड तो टोल्ड, तो फॉरवर्ड हो जाएगा. तो ही फॉरवर्ड मी टू शाउट इन द क्लास. चूंकि नेगेटिव सेंटेंस है, जब फॉरवर्ड लगा दोगे, ये नेगेटिव वर्ड है, फॉरवर्ड लगा दोगे तो आपको नॉट नहीं लगाना पड़ेगा, केवल टू से काम चल जाएगा, जो पुराना आपका नियम था वही. ठीक है ना? तो दोनों प्रकार से जानना ज़रूरी है, नॉट टू का प्रयोग करके जानना ज़रूरी है, और फॉरवर्ड और टू का प्रयोग करना ज़रूरी है. तो फॉरवर्ड यूज़ करने के बाद क्या हो जाएगा, ही फॉरवर्ड मी टू शाउट इन द क्लास. एक और एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या बोलता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कह रहा है नेक्स्ट एग्जाम्पल ये, ही सेड डोंट मेक टू मच नॉइज चिल्ड्रेन. चिल्ड्रेन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया ना चिल्ड्रेन, तो ऑब्जेक्ट को पहले ला लेंगे, ये हो जाएगा ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन. अब डू नॉट है तो हो जाएगा नॉट टू, ये हो गया नॉट टू, तो जाएगा ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक टू मच नॉइज. उसमें कोई चेंज नहीं करना आपको लास्ट में. ओके, तो ही आस्क्ड द चिल्ड्रेन नॉट टू मेक टू मच नॉइज. इसको हम लोग फॉरवर्ड यूज़ करके बना सकते हैं. जब फॉरवर्ड यूज़ करेंगे तो केवल टू लगाएंगे, नॉट को हटा देते हैं.
अब यहाँ पर इसको फॉरबेड यूज़ करके बनाओगे जब रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ही फॉरबेड द चिल्ड्रेन टू मेक टू मच नॉइज, उसने बच्चों को बहुत अधिक शोर करने से फॉरबेड किया, मना किया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अगला एग्जाम्पल लिखा हुआ है थर्ड एग्जाम्पल कह रहे हैं डोंट ड्राइव टू फास्ट शी सेड। शी सेड देखिए रिपोर्टिंग स्पीच बाद में हो गया, रिपोर्टेड स्पीच पहले हो गया। हमने आपको पहले ही बताया था कि चाहे रिपोर्टेड स्पीच भले पहले लिखा हो, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में लिखा हो, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाओगे तो आपको रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लिखना होता है और रिपोर्टेड स्पीच को बाद में लिखना होता है, ठीक है ना। तो वही हुआ है, जैसे ही सेड लिखा हुआ है तो ही टोल्ड या ही आस्क्ड कोई भी लगा सकते हैं, तो ही टोल्ड मी नॉट टू, क्लियर है ना, ही टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव सो फास्ट, या ही रिक्वेस्टेड भी लगा सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्टेड कम ठीक लग रहा है यहाँ पर। तो टोल्ड उसने मुझसे कहा कि तेज़ गाड़ी मत चलाओ, तो ही टोल्ड मी नॉट टू ड्राइव टू फास्ट। इसको फॉरवर्ड यूज़ करके बनाना है, तो ही फॉरवर्ड मी टू ड्राइव सो फास्ट, क्लियर है ना, ही फॉरवर्ड मी टू ड्राइव टू फास्ट, क्लियर है ना, वेरी गुड। तो नोट समझ लीजिए, ध्यान दें कि फॉरवर्ड के बाद नॉट टू का प्रयोग नहीं होकर सिर्फ टू का प्रयोग होता है, बताया जा चुका आपको, इसको समझिएगा। एक और नियम क्या बोलता है, ऊपर अनेक स्थानों पर टोल्ड या आस्क्ड में से किसी भी एक का प्रयोग हो सकता है। घबराने की आवश्यकता नहीं है आपको कि यहाँ पर आस्क्ड लिख दिया गया है, यहाँ पर टोल्ड लिख दिया गया है, तो इसका कोई कंडीशन होगा, कोई नियम होगा। कंडीशन तो है ही है, अपने भाव के अनुसार आप चेंज कर देते हैं या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टोल्ड के स्थान पर आस्क्ड लिख दिए हैं या आस्क्ड के स्थान पर टोल्ड लिख दिए हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। आप टोल्ड के स्थान पर आस्क्ड का और आस्क्ड के स्थान पर टोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको घबराना नहीं है। आगे बढ़ते हैं, चलिए इसके कुछ आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देते हैं। प्रैक्टिस करना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एग्जाम ये लिखा हुआ है आपके, पुट क्वेश्चन लिखा हुआ है, पुट द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे लिखा हुआ है पहला, ही सेड टू मी गो देयर, उसने मुझसे कहा वहाँ जाओ। ऑर्डर लग रहा है क्या ये? यस, ऑर्डर लग रहा है। तो हो जाएगा ही आस्क्ड मी, क्या किया उन्होंने, ही आस्क्ड मी। और कंजंक्शन को हटाकर, सॉरी ये हटाकर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में, टू गो देयर, ये फुल स्टॉप, ही आस्क्ड मी टू गो देयर। कम को गो में चेंज करेंगे, गो को कम नहीं। हियर को देयर में चेंज करेंगे, देयर को हियर में नहीं चेंज करते हैं। तो पूरा मिलाकर आप समझ सकते हैं, ये हो जाएगा ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, या ही टोल्ड मी टू गो देयर, या ही आस्क्ड मी टू गो देयर। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट प्रैक्टिस करने के लिए है सेंटेंस, द कमांडर सेड टू हिज मैन फाइट वेल। अब कमांडर हमेशा कमांड करते हैं, ऑर्डर भी लिख सकते हैं, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, कमांड कर रहे हैं। तो जाएगा द कमांडर कमांडेड हिज मैन टू फाइट वेल। केवल यहाँ पर इसके स्थान पर कमांडेड, ये कमांडेड का प्रयोग करेंगे। फिर से लिखते हैं, ये कमांडेड, ये यहाँ पे से टू के स्थान पर कमांडेड हो जाएगा, और ये कॉमा और एंड कॉमा हटा करके टू का प्रयोग कर देंगे, तो पूरा मिलाकर हो जाएगा द कमांडर कमांडेड हिज मैन टू फाइट वेल। क्लियर है ना, समझते चलिएगा। और आगे देखिए, इसमें और प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे दिए हुए हैं, मैंने लगभग 25 के आसपास दे रखे हैं। यू हैव टू डू प्रैक्टिस योर सेल्फ, एंड इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम देन आस्क द क्वेश्चन, राइट द सेंटेंस in which you are getting some problem, and I will translate, या I will change it direct into indirect narration। जैसे एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, द ओल्ड मैन सेड टू हिज सर्वेंट क्लोज द डोर। अब ओल्ड मैन अपने नौकर से क्या करेगा, ऑर्डर करेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट, ठीक है ना। मिसलेनियस सेंटेंसेस हैं, ये सेड टू बदलेगा ऑर्डर्ड, ये ऑर्डर्ड, तो ये हो जाएगा यहाँ पर इसके स्थान पर हम लोग चेंज कर देंगे इसको, तो हो जाएगा द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट
और इसके स्थान पर क्या लगाएंगे, टू लगा देंगे। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने पर क्या बन जाएगा, द ओल्ड मैन ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट टू क्लोज द डोर। क्लियर डू यू अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल। तो ठीक है गाइज, ये सेंटेंसेस को इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद और भी हैं, ये इनको भी स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर के इसको अपना फेयर कॉपी में प्रैक्टिस करना है, और प्रैक्टिस करने पर जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा है आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम आपको बताएंगे। ठीक है ना गाइस। तो ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, जय हिंद।